Hello friends, today we are going to discuss topic number 6 of CFA level 1 syllabus, which is equity investments. As you would have seen friends, that we are going deep into each of the topics which are part of CFA level 1 and are understanding not only what the syllabus is, but also understanding why the hell is this syllabus there as CFA level 1, what is the practical implication of the same, right? So let's get started. Quick recap, we have gone through these 5 topics already. In case you have missed any of these topics and the discussion related to the same, you can go to our playlist of CFA level 1 syllabus, which is there in the description, as well as on the video on the top. You can click on it and go through this. In each of these videos, we have deep dived as to what this topic is all about, what it covers and what is the practical implication. कि कल को जब आप जॉब करेंगे तो भाई ये टॉपिक आपको उस जॉब में कैसे एक रेलेवेंस प्रदान करेगा, right? So we have gone through these 5 topics. Today, our focus of our discussion today would be equity investments, which in the sequence of topics is topic number 6. बहुत बार दोस्तों आप मुझसे पूछते हो कि सर किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीक्वेंस में पढ़िए. ये मत सोचिए कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उस बैकग्राउंड के तहत आपको जो टॉपिक ईजी लग रहा है उस पर जंप नहीं करना है. यू शुड रादर focus on the topics in this sequence order, because each of these topics are related to each other. So if you don't follow this sequence, then chances are very high that you will get confused. Okay, so today we are going to focus on equity investment, which again has a huge weightage in CFA level 1. अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो 3 टॉपिक्स हैं, रादर 4, जिनकी बहुत तगड़ी वेटेज है. पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSA FRA भी बोलते हैं, जिसका गुड 11 से 14% वेटेज है. सिमिलरली टुडेज टॉपिक एज वेल, इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैज अगेन 11 to 14%. एंड इसके बाद हम फिक्स्ड इनकम देखेंगे और एंड में हम एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का टॉपिक देखेंगे, जिसका भी 15 से 20% वेटेज है. तो ये तीनों टॉपिक, FSA, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो आज देखेंगे और एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है. डू वॉच द वीडियो फ्रेंड्स टिल द एंड, क्योंकि आपके कई सारे सवाल हमको कमेंट्स में मेंटरशिप फॉर्म में मिलते हैं, जो कि जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी है, तो आप वहां से ले सकते हैं. उनके वो क्वेश्चंस को भी आज हम आंसर करेंगे. लास्टली फ्रेंड्स, डू स्प्रेड द वर्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा लोगों को ये पूरा जो हम सेशन चला रहे हैं, जहां हम टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में देख रहे हैं कि भाई CFA लेवल 1 जो एक हाथी है, वो हाथी के क्या पार्ट्स है, भाई सूंड क्या है, पूंछ क्या है, पीठ क्या है, पैर क्या है, उन सबको हम बहुत डिटेल में समझ रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट सिलेबस एंड व्हाई. तो सबसे पहला सब टॉपिक जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर है वो है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडाइसेस. इसका मतलब क्या है, तो अंग्रेजी में बोल दिया हमने. मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्त कि जो सेंसेक्स हैं या दुनिया में इतने टाइप के मार्केट इंडाइसेस हैं, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं और इनकी वैल्यू. जैसे सेंसेक्स जो है अभी 73-75 हज़ार पे चल रहा है व्हेन वी आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, राइट. सो इट इज सेंसेक्स इज एट 73,000, BSE की बात कर रहा हूँ, 73,000, राइट. तो ये वैल्यू है क्या भाई, ये कैसे निकलती है. सो दिस पार्ट ऑफ दिस सिलेबस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट विल टीच यू दैट, ताकि अगली बार जब आप ये नंबर देखें 73,000 75,000, तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति की तरह ना बात करें कि अरे भाई साहब आज तो मार्केट ऊपर चली गई, अरे भाई साहब आज तो मार्केट नीचे चली गई. आपको एग्जैक्टली में ये पता लगेगा कि भाई ये जो मार्केट का नंबर है, जो आपको न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में फ्लैश होता है, भाई ये नंबर आता कैसे है, एंड व्हाट आर द background nuances, right? Or what are the things which are happening in the background which is leading to the plus and minus of these numbers. Second, we'll deal with market efficiency. Market efficiency का मतलब क्या दोस्त, जब मैं छोटा होता था, और आप में से कई जब आप लोग छोटे होते होंगे तो अपने पापाओं को शायद देखते होंगे, जब इंटरनेट का दौर नहीं था, मोबाइल फोन्स का दौर नहीं था, तो आप अपने पापाओं को देखते होंगे कि सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ नाश्ता करते हुए वो न्यूज़पेपर में नंबर देखते थे. तो एक पूरा 2-3 पेज जो है वो सेंसेक्स के रिलेटेड आता था, उसमें अलग अलग स्टॉक मार्केट्स में कितने कितने सबके भाव चल रहे हैं वो आते थे. बहुत अंकल लोग उसमें घेरा बनाते थे एक्सेट्रा. तो उस समय मार्केट इतना एफिशिएंट नहीं था दोस्त, क्योंकि जब लार्जर पब्लिक को पता लगता था कि मार्केट में क्या चीज़ ऊपर गई नहीं गई, और उसके बेसिस पे जब लार्जर पब्लिक यूज टू टेक दैट डिसीजन, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी, क्योंकि उनके एक दिन डिले से ये जानकारी प्राप्त होती थी. तो उसके में क्या होता था कि जो बड़े बाशिंदे होते थे, जिन्होंने अपने लड़के स्टॉक मार्केट में मुंबई के अंदर छोड़ रखे होते थे, उनको ये इन्फॉर्मेशन पहले पता लग जाती थी और वो जल्दी जो है कॉल ले पाते थे बाय और सेल का, और अच्छा मुनाफा कमाते थे. इसीलिए मार्केट उतनी एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि एफिशिएंट मार्केट तो वही है जहां पर हर तबके का व्यक्ति जल्दी से जल्दी बेसिस न्यू इन्फॉर्मेशन जो कंपनीज के बारे में आ रही है, स्टॉक पे वो बोली लगा पाए, उसको बेच पाए या खरीद पाए, बेसिस की इन्फॉर्मेशन कैसी आ रही है. अब जो है मार्केट काफी एफिशिएंट हो चुकी है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स एनी इन्फॉर्मेशन, अब तो सेकेंड्स भी नहीं, लाइव आपको जो है डेटा दिख रहा होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. अगर कोई बड़ा व्यापारी
बेचता है, खरीदता है किसी स्टॉक को, तो तुरंत स्टॉक में ऊपर नीचे जो होता है आपको रियल टाइम पे पता लगता है दोस्तों, जिससे कि आज मार्केट बहुत एफिशिएंट है। मतलब कुछ छोटे बाशिंदे या कुछ बड़े बाशिंदे या बड़ी कंपनी ही मार्केट का फायदा नहीं उठा सकती है। सबको, रिटेल इन्वेस्टर्स एट लार्ज को इसका फायदा मिलता है। एंड वो कैसे होता है, पीछे क्या नुआंसेस होती है, वो सारी आपको मार्केट एफिशिएंसी में समझाई जाएंगी। इसके पीछे बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने जो अपनी हाइपोथेसिस रखी है कि मार्केट कैसे एफिशिएंट बनती है और क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए मार्केट्स में, ताकि मार्केट एफिशिएंट रहे, ताकि आम आदमी को भी उतना ही मोल मिल पाए मार्केट का जो एक बड़े व्यापारी को मिल सकता है। उसके बारे में आप इस सब टॉपिक में पढ़ो। फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट के सिलेबस में दोस्तों आता है कंपनी एनालिसिस, जिसमें कि कल को दोस्त आप अपने लिए या अपने इन्वेस्टर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए जब आप पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, इक्विटी एनालिसिस करेंगे, उनको सलाह देंगे, तो कंपनी के बारे में पास्ट कैसे एनालाइज करना है, उसका प्रेजेंट कैसे एनालाइज करना है, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या देखना है, क्या रेशियोज देखने हैं, क्या उतार देखना है, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है या सिलेबस का पार्ट है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, जो आने वाले समय में जब आप एक इक्विटी एनालिस्ट बनते हो या एक पोर्टफोलियो मैनेजर बनते हो, वेल्थ मैनेजर बनते हो, क्लाइंट के एडवाइजर्स बनते हो, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लाइंट आपसे यही बातें सुनना चाह रहा है। क्योंकि क्लाइंट वो होगा जिसके पास पैसे होंगे, आपके पास विवेक होगा, और वो विवेक कहाँ से आएगा, इस सब टॉपिक नंबर 3 से आएगा, जो आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है। तो जैसे अगर इफ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग माय लेक्चर सीरीज, यू गाइस वुड हैव सीन दैट आई हैड सेड दैट वन ऑफ द मोस्ट, अगर एक हार्ट देखा जाए, मतलब अगर कलेजा देखा जाए फाइनेंस का, तो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में चर्चा की है कि वो क्या उसमें होता है और क्यों वो इतना जरूरी है। आज जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर उसी बॉडी की हम बात करें, तो दिमाग, मतलब कि यार जो भी कल को आप स्टॉक मार्केट में बाय सेल का डिसीजन लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में सिखाई जाती हैं। तो मेरे लिए तो ये टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि काफ़ी सारे फाइनेंशियल रोल्स जो हैं, उनमें जो आप करोगे कल को एज इक्विटी एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, वेल्थ एडवाइजर एक्सेट्रा, इन सब में आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो आपने पढ़ाई करनी है, उससे पता लगे। Then, friends, comes industry and competitive analysis. Friends, if you have been following my lecture series, you have been following this channel, you would have seen that I keep telling this कि आप as a financial analyst, you deliver value for your clients and investors when you have a holistic perspective. Holistic perspective मतलब कि खाली आपको ये कंपनी कैसा कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एक्सेट्रा, ये नहीं पता होना चाहिए। आपके पास वो सूझबूझ, आपके पास वो नॉलेज, वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आपको ये भी पता लगे कि यार कंपनी जिस इंडस्ट्री में बिहेव, जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, जैसे टाटा स्टील इंडस्ट्री का पार्ट है, तो उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो इंडस्ट्री में जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है, उस इंडस्ट्री में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं या आने वाले हैं या जा रहे हैं, उन सब का निचोड़ करके आप इस कंपनी के बारे में अपने क्लाइंट को बता पाएं कि भाई इसका स्टॉक खरीदना है कि बेचना है। तो ये चीज़ जो है कि यार आप इंडस्ट्री को, राइट, एक इकोनॉमी को, कंपटीशन को कैसे एनालाइज करते हो, वो आपको सिखाया जाता है दोस्तों इस सब टॉपिक में, जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ये अगेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट टॉपिक का पार्ट है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको माइक्रो से मैक्रो ले जाता है। माइक्रो क्या है, जहां आपको पहले पढ़ाया गया कंपनी एनालिसिस कि भाई कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, बट कंपनी आइसोलेशंस में ऑपरेट नहीं करती है, कंपनी एक इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है, और इंडस्ट्री में कुछ भी ऊपर नीचे आता है तो वो आपको पता होना चाहिए कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि उसकी एनालिसिस से इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको पता लगता है। ठीक है। देन इसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट टॉपिक का एक पार्ट है सिलेबस का कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग। तो दो चीजें, एक आपको पढ़ाया जाता है कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, कि कंपनी का अतीत और वर्तमान, पास्ट एंड प्रेजेंट देखकर कैसे आप समझेंगे कि कंपनी अच्छा जा रही है, नहीं जा रही है, क्या जा रही है। सिमिलरली आपको एक और सब टॉपिक है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, जिसमें आपको कंपनी एनालिसिस की फोरकास्टिंग समझाई जाती है। क्योंकि दोस्तों मैंने जो आपको बोला कि सीएफए का सबसे अच्छा पावर ये है कि इट पुट्स यू इनटू एनालिटिकल रोल्स। एनालिटिकल रोल क्या होता है? एनालिटिकल रोल होता है जहां आप वर्तमान और अतीत, प्रेजेंट एंड पास्ट देखकर भविष्य की घोषणा करते हैं। वो बहुत पावरफुल होता है दोस्तों, बहुत पावरफुल, क्योंकि उसी से आपको वो सुपर पावर मिलती है कि आप कैसे फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। आपके क्लाइंट, आपके इन्वेस्टर्स आपके इसी नॉलेज का मान करते हुए आपको बिजनेस देते हैं और आप ग्रो करते हैं। बहुत सारे फाइनेंस के अंदर रोल्स हैं दोस्तों जो ट्रांजैक्शनल हैं, बैक एंड रोल्स हैं कि एक्सेल में डेटा डाल दिया, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, खाता मिला लिया, कंप्लायंस की कुछ चीज़ें देख ली, लॉ की किताबें और टैक्सेशन की पॉलिसीज देख लिया कि क्लाइंट सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये सब जो है ट्रांजैक्शनल रोल्स होते हैं। ये गुड टू हैव है किसी कंपनी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, बट इससे आपको मान
और इससे आपकी प्रगति और ग्रोथ इन द फ्यूचर इज नॉट डिटरमिन्ड बिकॉज दीज आर बुक कीपिंग रूल्स, ट्रांजैक्शनल रूल्स। आपकी सुपर पावर होती है कि आप अपनी नॉलेज से क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो सुपर पावर होती है। आज दोस्तों भारी मात्रा में व्हाई डू पीपल सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी? बिकॉज ही हैज द पावर टू शो यू or forecast the future of the country. So today Narendra Modi ji talks about policies and infra and construct which he will bring in for 2047 of India. Today sitting in 2023, 2024, he talks about 2047, and that is why he's so popular. Versus lot of leaders in the past, including the leaders in BJP, have spoken about the past कि पुराने में क्या हुआ कि कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, एक्सेट्रा। एंड दुनिया और लोग थक चुके थे, वो बोल रहे थे भाई कांग्रेस ने जो कर दिया भाई, तुम क्या करोगे आगे ये बताओ भाई। बिकॉज वर्ल्ड रन्स ऑन होप, वर्ल्ड will acknowledge you when you can predict or build the future, and that is where companies respect you, your clients respect you when you can forecast the future. And how to forecast the future? By looking at two things: ए कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, की कंपनी का प्रेजेंट और पास्ट कैसे एनालाइज करना है, और इंडस्ट्री जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है उसको कैसे एनालाइज करना है। इन दोनों को पकड़कर कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है वो आपको इस सब टॉपिक में सिखाया जाता है। और दोस्तों अगेन रिमेंबर, मैं बहुत आसानी से खाली आपको सिलेबस बता सकता था, बट मेरा काम आपको सिलेबस बताना नहीं है। मेरा काम है आपको ये सिलेबस भाई क्यों पढ़ रहे हो ये बताना है, ताकि आपको पता लगे कि यार अच्छा मैं ये पढ़ूंगा तो इससे मेरे जॉब पर, करियर पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आज तक हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है हमारे जॉब मार्केट से। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूरॉन, बाबर, अकबर, हुमायूं, ताजमहल, क्या पता कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, मोहनजोदारो, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या फ़ायदा है? आप बताइए, इतना हमने रटा, इतना हमने किया, 10/10, 100/100 में हिस्ट्री एग्जाम में ले आए, बट उसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है? एंड दिस इज वेयर CFA इज सो हैंडी, बिकॉज इट ऑल हैज़ अ सुपर प्रैक्टिकल रेलेवेंस। एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हर टॉपिक में मैं बात करूंगा कि भैया सिलेबस क्या है और आगे उसका रेलेवेंस क्या है। लास्टली फ्रेंड्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट विल एंड ऑन यू नोइंग व्हाट इज इक्विटी वैल्यूएशन। ये आप जो लास्ट यहाँ सब टॉपिक देख रहे हैं इक्विटी वैल्यूएशन, इसमें आप एक इक्विटी मतलब आज अगर आप एक रिलायंस का स्टॉक देखते हैं, या जियो फाइनेंस का एक स्टॉक देखते हैं, या अदानी का एक स्टॉक देखते हैं, आज वो स्टॉक की जो वैल्यू है, मान लीजिए रिलायंस की स्टॉक की वैल्यू है 2,000 रुपये। भाई ये 2,000 रुपये पहले तो आए कैसे भाई? ये 2,000 क्यों है? मार्केट को क्यों लग रहा है इसकी वैल्यू 2,000 है? तो ये 2,000 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, राइट? वो आपको बहुत सारे इसमें मॉडल सिखाए जाते हैं, जैसे डिविडेंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है, राइट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स होता है, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स होते हैं। ये सब आपको इसमें सिखाए जाते हैं ताकि आप एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हो। नहीं तो इंडिया में तो क्या है, आप किसी से पूछिए कि अच्छा भैया रिलायंस का स्टॉक 2500 रुपया है, आपको क्या लगता है जो है ये सही दाम है, खरीद लेना चाहिए कि बेच लेना चाहिए? तो आप अगर 10 आदमी से पूछेंगे ना, उसमें 8 आदमी तो आपको कुछ ना कुछ सलाह दे देगा। क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि हर आदमी को लगता है कि भाई कुछ पूछा है तो बता दो, ना बोलना तो हमारी फितरत में नहीं। बट आप में और बरगद के नीचे बैठे उस व्यक्ति में बहुत फर्क है, बिकॉज यू विल बी एन एनालिस्ट एंड यू शुड हैव दिस नॉलेज, दिस टूल्स टू रियली बैक व्हाट यू आर सेइंग। तो वो जो बैकिंग है, वो जो टूल्स है, वो जो कॉन्सेप्ट्स है, आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं। एंड इनफैक्ट इफ यू टेक आवर लेक्चर सीरीज, मैंने इन टूल्स को एक्सेल में कैसे यूज करना है, एक्सेल से कैसे इसको यूज करना है, क्योंकि आपको CFA का टॉपिक तो कैलकुलेटर से कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें वो सिखाता है। मैं आपको एक्सेल में ये सब कैसे बनाना है, क्योंकि आपके रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप एक्सेल यूज करोगे, तो वो भी आपको साथ में सिखाता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू सी अ डेमो ऑफ हाउ वी टीच ऑल दिस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर आवर कोर्स। आप उसको क्लिक करिए और जरूर उसका डेमो देखिए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट एंड यू कैन देन एनरोल। ठीक है, सो दोस्त, दिस इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टॉपिक नंबर 6 इन द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स इन विच यू हैव टू गो थ्रू। अब हम बात करते हैं Q&A की, जो आपकी तरफ से बहुत सारे सवाल आते हैं। उसमें से पहला सवाल जो भी मिला है हमें विराज पटेल का, कि सर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन CFA लेवल 1। तो विराज, हम वही डिस्कस कर रहे हैं, 10 टॉपिक्स हैं। ये 10 के 10 टॉपिक एक सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं, टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 10 में। ऐसा नहीं करना है कि आपका अकाउंटिंग अच्छा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ लिए, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है तो इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, और हम करते थे ना पुराने में। जैसे मुझे आज भी याद है, हमारे हिस्ट्री सिलेबस में एक होता था सिख हिस्ट्री, तो मुगल हिस्ट्री होता था, सिख हिस्ट्री होता था, वैसे ही ब्रिटिश का कुछ हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। तो मैं क्या करता था, पहले सिख हिस्ट्री पढ़ लेता था, क्योंकि मैं सिख हूँ। तो मैं बोलता था भाई ये तो अपना एकदम, इसमें तो 10/10 पूरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि अपन तो सिख ही हैं यार, पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, तो इसको मैं पहले पढ़ा देता हूँ, राइट। तो हम ऐसे ही एज इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं, आपने वो गलती नहीं करनी है।
there is a sequence in which CFA topics are structured. आपको टॉपिक नंबर 1 से 2 से 3 से 4 से 10 तक जाना है, तो 10 टॉपिक्स है। आप अगर जो है बाकी टॉपिक्स नहीं देखे हैं और आज पहला लेक्चर यही देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है CFA लेवल 1 सिलेबस, उसमें सारे 10 टॉपिक्स में क्या है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, क्यों है, क्योंकि क्यों पे बहुत फोकस करना है कि यार भैया ये पढ़ क्यों रहे हो, इसका कोई काम आएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाबर की तरह ये भी इतिहास का पार्ट है, तो वो भी मैंने आपको समझाया, उसमें आप जरूर जाकर देख सकते हैं। Saptarshi Majumdar says that I am in the third year of college doing CSC from Jadavpur University. यार you bring very good memories for me. जब भी मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी सुनता हूँ, मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ, क्योंकि IIT खड़गपुर जहाँ से यार मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है 4 साल की, वहाँ काफ़ी सारे बच्चे यार जादवपुर यूनिवर्सिटी के थे। तो गुड यार, गुड टू हियर जादवपुर यूनिवर्सिटी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट डूइंग CFA, कंटिन्यू विद कॉम्पिटिटिव कोडिंग और गोइंग फॉर कैट इन 4th ईयर. यार कन्फ्यूजन अच्छी चीज़ है. अनफॉर्चुनेटली यार हमारे जो सोसाइटी है ना यार, उसमें कन्फ्यूजन को हमेशा नेगेटिव की तरह ट्रीट किया गया है. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट, सप्तर्षि, एंड एवरीबडी टुडे आर ऑन द कॉल टुडे, ऑन द सेशन टुडे, हु इज सीइंग दिस सेशन. यार कन्फ्यूजन इज गुड दादा, एकदम घबराना नहीं है दादा, ठीक है, एकदम होगा, कुछ चिंता नहीं करना है. कन्फ्यूजन अच्छी चीज. कन्फ्यूजन का मतलब है कि यू हैव कम आउट इन द मार्केट सीकिंग इनलाइटमेंट. नहीं तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, बी इन योर ब्लडी इग्नोरेंस एंड बी ब्लिसफुल, right? But ignorance is bliss is only for people यार who are foolish. This is what I believe, in my humble opinion, right? तो आप अगर confused हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप एक तलाश रहे हैं कि भैया मुझे तो नॉलेज चाहिए. तो आपने जो भी इतने सारे ऑप्शंस रखे हुए, ये अच्छी है, ज़्यादा सारा ऑप्शंस रखिए ना. जैसे आई कीप टेलिंग दैट आई हैव माई 5.5-year-old kid, right? He's a son, 5.5-year-old son, राइट? उसको मैं अभी सब करा रहा हूँ, साला चेस भी लगवा दिया हूँ उसको डांस वांस, अच्छा डांस तो छुड़वा दिया बीच में, राइट? चेस लगवा दिया हूँ, स्केटिंग लगवा दिया हूँ, फुटबॉल लगवा दिया हूँ, पेंटिंग लगवा दिया हूँ, राइट? स्विमिंग लगवा दिया हूँ, तो सब चीज़ लगवा दी. अभी उसमें से कुछ चीज़ों को वो अच्छा करता है, जैसे स्केटिंग अच्छा कर रहा है, फुटबॉल ओके ओके कर रहा है, डांस में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्विमिंग में बहुत डर रहा है, चेस अभी अभी शुरू किया है. तो यार आपको भी वही करना है. दीज आर फॉर्मेटिव ईयर्स, आप सब कुछ करिए. अच्छी चीज़ क्या है सप्तर्षि, दैट CFA करने के लिए आपको किसी और चीज़ को छोड़ने की जरूरत है. तो आपको ये नहीं सोचना है कि जब तक मुझे कंफ्यूजन रहेगी मैं CFA कैसे करूंगा, ये एकदम गलत विचार. आप सबसे पहले यू स्टार्ट द CFA प्रिपरेशन. Once your CFA preparation moves ahead, 2-3 months down the line, if you enroll for our series, you will very simply यार learn the concept with lot of practical examples. जैसे आज मैं आपको मोदी का, अपने दोस्तों का, अपने बच्चे का रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो. वहां भी मैंने कॉन्सेप्ट ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से आपको सॉल्व करके दिए, तो उससे आपको बहुत गहराई से चीजें समझ आएंगी. और उससे 2-3 महीने बाद देखिए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर मजा आ रहा है तो बस फिर तो वो टाइमिंग की बात है कि आपने नवंबर का अटेम्प्ट देना है, फरवरी का देना है, मई का देना है, कब का देना है, राइट? आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं CFA लिखने के लिए पूरे साल में, आप कभी भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. एंड द ब्यूटी इज दैट यू नीड नॉट गिव अवे एनीथिंग. पीपल हु आर राइटिंग देयर कैट, people who are preparing for CA, people who are in their MBA college, people who are doing graduation, people who are working professional, all these cohorts of people are taking my coaching and are qualifying CFA with flying colors, and I don't see any reason why you should not be able to do it. In fact, CFA as a global brand on your profile will only add to whatever you are doing. कल को आप कैट करके एक अच्छे IM में जाते हैं तो CFA आपको एज देगा, जैसे उसने मुझे दी थी, टू गेट इनटू गुड फाइनेंशियल प्रोफाइल्स. तो आराम से माय रिकमेंडेशन इज सप्तर्षि दैट डोंट वरी एट ऑल, कंफ्यूजन इज गुड. Just what I would recommend is start your preparation. Don't worry about when you will give the exam. एग्जाम का रजिस्ट्रेशन भी मत करिए, पहले स्टार्ट करिए प्रिपरेशन. 2-3 महीने बाद डिसाइड करिए कि आपको एग्जाम कब देना है. 1% चांस सप्तर्षि ये भी हो सकता है कि आज टुडे यू आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट फाइनेंस, बट मे बी टुमारो यू रियलाइज कि फाइनेंस के लिए आप नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है फाइनेंस, तो इट इज ओके ना. एटलीस्ट आपकी कंफ्यूजन में एक जो चॉइस आपने रखी थी CFA की, वो क्रॉस हो जाएगी, विच इज गुड. दैट ऑल्सो इज गुड. समटाइम्स वॉट नॉट टू डू इज फार मोर पावरफुल देन एक्सप्लोरिंग वॉट टू डू. Got it? So great, Saptarshi. Wish you all the luck. Next, we have Aman Verma. He says that I'm student of economics, currently in my second year of bachelor's degree, and want to make my career in finance field, and really confused what should be my roadmap for the same. ठीक है, perfect है अमन. देखिए, सबसे पहले आपको रोड मैप बनाना है, तो मेरी पहली वर्ड ऑफ एडवाइस है कि रोड मैप की स्पेलिंग अपने ठीक कर लीजिए, है ना. बढ़िया, जोक सपाट यार. आई वुड से यार, देखिए आप सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री में है, आप थोड़ा सा लेट है. Among a lot of students who just are in their first year of graduation, they take up my course, start preparing for CFA, because CFA allows you to write level 1 in your second year and level 2 in your final year. So a lot of graduate students today,
right, Aman, today are getting CFA, 2 levels of CFA by the time they graduate. And trust me, people who do 2 levels of CFA by the time they graduate, they come under top 10% of the cohort. मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 बच्चे ही ऐसे हैं जो इतने मैं बोलता हूँ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के हैं जो कर लेते हैं दोनों लेवल्स. तो अगर आप वो दोनों लेवल्स कर लेते हैं जो बहुत ईजी है करना, प्रोवाइडेड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन क्विकली, देन यार automatically यार you lot of opportunities will open up because यार life is all about being better rather than best. So today you are amongst so many others here who are pursuing their bachelors in economics. By doing 2 levels of CFA, you will rise much above than this normal cohort, and you will see then that you have amazing edge over this cohort who would not have done CFA. All the opportunities in the financial domain should open up for you because CFA is a generalist degree, number one. Number two, it has a global brand. So with these two superpowers, a lot of financial profiles should open up for you. और आप तो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, देर इज अ सब टॉपिक नंबर 2 जो सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, तो वो इकोनॉमिक्स आपका तो फेवरेट होम ग्राउंड होना चाहिए. तो इकोनॉमिक्स एनी बेस जो है आपको ऑटोमेटिकली कवर्ड है. जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो थोड़ा इजी हो जाना चाहिए. 6 से 10% वेटेज जो इकोनॉमिक्स की है वो आपके लिए कवर हो जा रही है ऑलरेडी आपकी ग्रेजुएशन, राइट. बट माई वर्ड ऑफ एडवाइस इज यार, इफ यू वांट टू क्रिएट योर करियर इन फाइनेंस, CFA इज द वे टू गो. आई हैव स्पोकन अबाउट इट एनफ इन माई वीडियो लेक्चर सीरीज. आप प्लीज उसको देखिए यूट्यूब पे और आप देखेंगे कि यार CFA का क्या सुपर पावर है. एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन, डोंट वरी अबाउट. बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम महंगा है, तो वो यही सोचते हैं कि यार जब मैं सुपर प्रिपेयर्ड और सुपर क्लियर हो जाऊंगा तभी जो है मैं यार इसको एग्जाम को दूंगा, और फिर जो है यार वो इसी में ही जो है प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं. ये गलत अप्रोच है यार. क्लैरिटी तब आएगी कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि बिना प्रिपरेशन शुरू किए तो आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज दिस वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. जब आप प्रिपेयर करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे हमारी सीरीज के साथ, हमारे लेक्चर सीरीज के साथ, तो आपको समझ आएगा कि वाह यार फाइनेंस के ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. और तब दो ही चीजें होंगी, या तो आपको मजा आएगा या नहीं आएगा. नहीं आएगा तो गेम ही खत्म, फिर आपको सोचना ही नहीं है फाइनेंस के बारे में. क्योंकि अगर CFA आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फाइनेंस के लिए शायद आप नहीं बने. एंड इट इज ओके, देयर आर बंच ऑफ अदर थिंग्स व्हिच यू कैन डू इन लाइफ. भाई CFA अंत नहीं है जीवन. बट अगर पहली चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉबिलिटी है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं और आपकी एक चाहत दिख रही है इस क्वेश्चन में कि आप करियर बनाना चाहते हैं फाइनेंस में, तो पहला पार्ट होता है तो आपको बहुत ऑब्जेक्टिव आंसर आ जाएगा कि यार अब तो मजा आ रहा है, अब इस एग्जाम को टाइम कब करना है वो फिर आप अपने सहूलियत के हिसाब से आराम से कर सकते हैं. ठीक है. लास्टली यार वी हैव राघव महेश्वरी. ही सेज, or rather second lastly, we have one more question after this. Raghav Maheshwari says that sir, I'm pursuing IPM program from IIM Indore. यार तो बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है राघव. जब मैं IIM इंदौर में था 2010 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे जो उस समय के डायरेक्टर थे उन्होंने IPM प्रोग्राम शुरू किया था. ठीक है. तो और एंड कूडोज टू दैट डायरेक्टर यार, आज 10-12 साल बाद ये IPM प्रोग्राम जो है IIM इंदौर का, इसका बहुत ही पावरफुल ब्रांड बन चुका है. ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं IIM इंदौर से, मैंने तो खाली वहाँ MBA डिग्री की, राइट. तो पहले हम लोग भी बहुत स्केप्टिकल थे 10-12 साल पहले कि अरे यार आप MBA की डिग्री में साथ में जो है ये BA प्रोग्राम भी जोड़ रहे हैं, अंडर ग्रेड का प्रोग्राम भी जोड़ रहे हैं, तो हाउ विल इट शेप अप, right? Sometimes you are unable to see the future, but today when we are sitting in that future, which is the present today, right? I'm really happy to share with you, Raghav, that you are there, you are at the right place, right? Because this IPM program of IIM Indore has a very good brand in the market. Now, being a third year undergraduate student, I am confused about how should I move forward. I am planning for CFA level 1, but not sure which attempt to give. तो यार आई थिंक राघव पहले इस चीज के लिए श्योर हो जाइए कि आपको फाइनेंस में करियर बनाना है. फॉरगेट अबाउट CFA, right? It is like CFA is a path towards that world of finance. But what if you don't want to go to world of finance, right? जैसे सब इंडियंस को थोड़ी बाहर जाना होता है, बहुत लोग अपना करियर इंडिया में बना रहे. तो वैसे ही आपको डिसाइड करना है कि आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते, और वाई फाइनेंस. क्या फाइनेंस में आपको अच्छी चीजें लगती हैं. आप मेरे यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव which I have gained in the last 10-12 years of being in the industry, I have given that perspective. If that perspective makes sense to you and your why of finance becomes clear, then यार please take it from me that if you want to build a career in finance, then CFA ही है, कोई उपाय नहीं है. क्योंकि यार यही गोल्ड स्टैंडर्ड है, यही एक ठप्पा है. जैसे आज आपको पॉलिटिक्स में मीनिंगफुल करियर बनाना है, तो बीजेपी और कांग्रेस में अगर आप नहीं है तो मीनिंगफुल करियर नहीं बनेगा. आप हॉबी के लिए समाजवादी पार्टी, BSP, NCP, TMC ज्वाइन कर सकते हैं, बट मीनिंगफुल करियर पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल पे बनाना है तो कांग्रेस और बीजेपी ही है. क्योंकि यही लोग जो है उतना विंटेज है जो आपको आगे ब्रांड देकर पुश कर सकते हैं. एंड हेंस यार सेम गोज फॉर फाइनेंस. यार एक मीनिंगफुल ग्लोबल ब्रांड जो गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है बिकॉज ऑफ इट्स 60 years of vintage, that is CFA, and that is why यार you should pursue CFA provided your why is clear कि आपको फाइनेंस क्यों करना है. ठीक है. ग्रेट यार. लास्टली वी हैव दीपक
what is the total chapters in CFA? I think Deepak आपका query very similar to the first query I answered. Chapter wrapper भूल जाइए यार, 10 topics हैं. Beautiful thing about CFA is these 10 topics will cover A to Z of finance. ये 10 टॉपिक जो आपको CFA पढ़ाता है, इसके बाद फाइनेंस में कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो अनकवर्ड होगा. तो ये 10 टॉपिक है. इनफैक्ट ये जो हम सीरीज चला रहे हैं अभी, एक के बाद एक के बाद एक, हर दिन जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ, वो उन्हीं 10 टॉपिक को समझाने के लिए है. So if you have missed some of these videos, I have put together all these videos explaining you individual topics and their syllabus. So there is a playlist on my YouTube channel, CFA Level 1 Syllabus. उसमें आप देखिए आपको 10 के 10 टॉपिक्स क्या है, किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करने हैं, उनका सिलेबस क्या है और वो क्यों वो सिलेबस पढ़ाया जाता है, कैसे वो आपको रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसका हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें हैं. तो दीपक आप वहाँ देख सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स इट folks. In case you do have queries, you can post it in the free CFA mentorship form. Link of course is in the description as well as in the first pinned comment of this video. Lastly friends, if you are excited about creating a career in finance, then I have told you multiple times CFA is the way to go forward. Now if your why is clear ki yes yaar, why do you want to create a career in finance and why CFA, then you can very easily enroll for the course and get started. The link to subscribe for the course is in the description. Go through it. I have explained you A to Z of the curriculum and the CFA lecture series which we run. I have given you a bunch of demo lectures for you to evaluate the quality of our video lecture series. In case you like it, very easily you can, at a very nominal price, can get started, right? So thank you so much friends. Bye-bye. See you, and I will see you in yet another video in some days on topic number 7. Okay, bye-bye.